नमस्ते साथियों, आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है और आप सभी के बीच में मैं लेकर आ चुका हूँ बहुत ही शानदार बायोसाइंस के जो है आज आखिरी वीडियो है। ठीक है भाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आप सभी के बीच में अभी डिफिनीशन वाला वीडियो लेकर आ रहे हैं। ठीक है, एक एक पार्ट जो है फर्स्ट ईयर का सभी के कर चुके हैं, सेकेंड पार्ट जो है और लास्ट पार्ट सभी का अब आना शुरू हो चुका है। आज बायोसाइंस है, इसके बाद कम्युनिटी, फिर उसके बाद बिहेवियर और फिर उसके बाद जो है आपका फंडामेंटल आएगा। ठीक है, तो चलिए जो है आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए आज जो है यहाँ पे देख लीजिए, आज का प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया से शुरू है, सूत्रकणिका जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक क्या है, यह आपका कोशिका का एक अंग है। ठीक है, यह कोशिका द्रव्य में अंडाकार या धागे के समान छोटी छोटी संरचनाएं तैरती हुई दिखाई देती है। इन्हीं को सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ होता है, जिसे एनर्जी पावर हाउस भी कहते हैं। समझ गए? सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो जैसे समझिए ये कोशिका है, समझ गए? ये कोशिका है, इस कोशिका के चारों ओर जो है द्रव फैला है। ठीक है, अब इसी द्रव में जो है ऐसे ऐसे कर करके जो है यह जो है धागे के समान जो है अंडाकार रूप से क्या होता है, तैरता रहता है द्रव पे, और यही जो है माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। ठीक है, और इसी को जो है हम लोग कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, एनर्जी देने वाला। समझ गए? चलिए राइबोसोम क्या होता है, देखिए अब आप लोग को मैं बता दूं, यह भी जो है आपका क्या है, कोशिका का ही एक अंग है। ठीक है, जो क्या करता है, प्रोटीन निर्माण का काम करता है, और राइबोसोम को जो है प्रोटीन के कारखाना भी कहते हैं। समझ गए? तो यह कोशिका में प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। समझ गए? देखिए रिबोसिम कणिका ग्रेनुलोज की तरह होते हैं। एक कोशिका द्रव के अंदर एकाकी अथवा समूह में होते हैं, जिनमें राइबोन्यूक्लियाइक अम्ल आरएनए रहता है, एवं समस्त कोशिका का आधे से अधिक प्रोटीन इन्हीं में निर्मित होता है। अतः इनको प्रोटीन निर्माण का कारखाना कहते हैं। देखिए ये भी तो कोशिका में ही होता है। ठीक है, एक कोशिका में जो है एक एकाकी रूप से कोशिका द्रव्य में, ये भी कोशिका द्रव्य में ही होता है। ठीक है, अब ये कोशिका द्रव्य में जो के अंदर में जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया ऊपर में तैर रहा था, लेकिन ये क्या करता है कि द्रव्य के अंदर होता है, यह जो है एक भी मिल जाएगा या समूहों में मिल जाएगा। ठीक है, इसमें जो होता है राइबोसोम में आरएनए उपस्थित होता है। ठीक है, राइबोन्यूक्लियाइक अम्ल उपस्थित होता है। यह समस्त कोशिका का आधे से अधिक प्रोटीन निर्माण इसी राइबोसोम में ही होता है। ठीक है, इसीलिए इसे जो है प्रोटीन का कारखाना भी कहते हैं। किसको? राइबोसोम को। समझ गए? चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, ये सब कोशिका का भाग है। अगर जो लोग कोशिका नहीं पढ़े होंगे तो वो लोग जो है न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम, उसके बाद अभी माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब कोशिका का एक अंग है। समझ गए? तो अगर कोशिका पूछेगा तो उस समय ये सब लिखना पड़ता है, मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। सेंट्रोसोम क्या होता है, देख लीजिए, कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्मा की सेंट्रोसोम एक अति लघु घनीभूत संरचना है, जो चारों ओर धागे जैसी रचनाओं से घिरी हुई रहती है तथा दो केंद्रिकाओं से निर्मित होती है। इनका प्रमुख कार्य कोशिका विभाजन की क्रिया को पूर्ण करना होता है। ठीक है, देखिए सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य होता है कि यह कोशिका विभाजन के कार्यों में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, ये जो है चारों ओर से एक धागे के समान रचना से घिरा हुआ होता है, जिसमें दो केंद्रिकाओं से ये निर्मित होता है सेंट्रोसोम। समझ गए? यह कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म की सेंट्रोसोम जो होता है, यह एक अति लघु घनीभूत संरचना होता है। समझ गए? और सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका विभाजन में पूर्ण रूप से भागीदारी निभाता है। समझ गए? चलिए सेंट्रोसोम समझ गए। चलिए समसूत्री विभाजन, अब यहाँ पे देखिए आप कोशिका विभाजन में आ गए। ठीक है, देख लीजिए कोशिका विभाजन, एक होता है समसूत्री, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को देखना पड़ेगा, एक होता है मियोसिस और एक होता है मिटोसिस। अगर आपसे कोशिका विभाजन पूछेगा तो ये दोनों को लिखकर और विभाजन के बारे में लिख देंगे तो आपका कोशिका विभाजन हो जाएगा। ऐसे मैं कंप्लीट जो है कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ा रखा हूँ। ओके, चलिए समसूत्री मिटोसिस क्या होता है, इस विभाजन की प्रक्रिया में समान गुण वाली एक ही आकार की दो अनुजात कोशिकाएं डॉटर सेल उत्पन्न होती है। जैसे एक कोशिका है, समझ गए, एक कोशिका जो है टूटकर दो समान जो है गुण, मतलब दोनों का प्रॉपर्टी गुण जो है एक होगा, आकार भी जो है एक होगा, और ये जो है टूट जाता है, विभाजित हो जाता है, तो यही दो कोशिका अलग अलग उत्पन्न हो जाता है, जिसको डॉटर सेल कहते हैं। समझ गए? इस प्रकार का विभाजन कायिक सोमैटिक कोशिकाओं में होता है, और इस प्रकार यानी समसूत्री जो विभाजन होता है तो ये सोमैटिक कोशिका कायिक कोशिका में होता है। ठीक है, कायिक कोशिका नष्ट हुई कोशिकाओं के स्थान पर स्थापित हो जाते हैं, और जो कायिक कोशिका होता है तो जैसे हमारे शरीर में चोट लगा है या कोई और कारणों से जो है शरीर में कोशिका जो नष्ट होता है
तो उस कोशिका के जगह पर ये जो नए विभाजन वाला कोशिका होता है जाके वहाँ पे उसको क्या करता है, उस नष्ट हुए वाले कोशिका के जगह पर जाकर रहता है। समझ गए? तो ये जो है यही समसूत्री का काम यही होता है कि हमारे शरीर में जो भी कोशिका का क्षतिग्रस्त होता है उस जगह पे जाके उसे क्षतिपूर्ति करता है। और यह कायिक कोशिका जो होता है यह समान गुण वाले दो अलग अलग जो है आकार वाले और समान गुण वाले कोशिकाओं में विभाजित होता है। ठीक है, चीज़ को समझ गए? समसूत्री यही होता है। अब देखिए अर्धसूत्री क्या होता है। तो देखिए अर्धसूत्री जो है बिल्कुल यह क्या होता है, यह केवल लिंग विकसित करने के लिए कोशिकाओं का विभाजन होता है। ठीक है, जैसे डिम्ब व शुक्राणु, जैसे फीमेल में डिम्ब और मेल में स्पर्म शुक्राणु बनाने के लिए जो कोशिका उत्तरदायी होता है और उसमें जो विभाजन होता है तो वो अर्धसूत्री विभाजन होता है। समझ गए? देखिए अर्धसूत्री मियोसिस कोशिका विभाजन केवल लिंग विकसित मेच्योर कोशिकाओं में ही होता है, मतलब केवल लिंग विकसित करने वाले कोशिकाओं में ही अर्ध जो है विभाजन होता है। ठीक है, इन कोशिकाओं को यौन कोशिकाएं एवं युग्मक भी कहते हैं। अब ये जो कोशिका विभाजन होता है अर्धसूत्री वाला, चूँकि यह लिंग विकसित करने के लिए ही विभाजित होता है। समझ गए? लिंग कोशिकाओं को विकसित करने के लिए ही, तो इन कोशिकाओं को यौन कोशिका या युग्मक कोशिका भी कहते हैं। समझ गए? इन कोशिकाओं में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं। समझ गए? चूँकि आप लोग जानते हैं जब भी निषेचन की क्रिया प्रारंभ होती है तो युग्मनज या जाइगोट कोशिका का निर्माण होता है। इस युग्मनज या जाइगोट से पूरे 46 गुणसूत्र शुक्राणु तथा 23 गुणसूत्र डिम्बाणु के जो है होते हैं। ठीक है, या युग्मनज या जाइगोट कोशिका का विभाजन दैहिक सूत्रीय विभाजन के द्वारा होता है। समसूत्री जो होता है कायिक विभाजन के द्वारा होता है, जबकि जो अर्धसूत्री होता है यह दैहिक सूत्रीय विभाजन के लिए होता है। ठीक है, यह पूरे जो सूत्र होता है अर्धसूत्री, यह कोशिका जो है लिंग विकसित करने के लिए विभाजन होता है और यह पूरे जो है निषेचन की क्रिया में इस प्रकार के कोशिका भाग लेता है, जिसमें जो होता है 23 जोड़े क्रोमोसोम पाया जाता है। समझ गए? तो ये क्रोमोसोम बिल्कुल जो है एक प्रकार से कोशिका ही होता है और यही जो है निषेचन के समय जो है आपके विभाजन होता है और फिर जो है युग्मनज या जाइगोट में पूरे 46 गुणसूत्र होते हैं और ये युग्मनज या जाइगोट कोशिका विभाजन दैहिक सूत्र या सूत्रीय विभाजन द्वारा होते हैं। चीज़ को समझ गए? चलिए, उत्तक क्या होता है? तो मानव शरीर में एक समान संरचना तथा एक समान कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। मतलब समान गुण वाले समान स्ट्रक्चर वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। समझ गए चीज़ को? चलिए देखिए एसिटाबुलम क्या होता है, देख लीजिए। हिप बोन का एक सॉकेट जिसमें फीमर अस्थि फिट होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि हड्डी जो होता है जैसे ए है, समझ गए? ए इस प्रकार से जो है आपके हड्डी के अलग अलग जो है पार्ट होते हैं। समझ गए? अब इधर से जो है कोई आएगा हड्डी और इसमें जो है ऐसे करके क्या होगा, फिट होने के लिए एक खांचा रहता है। समझ गए? ताकि इधर से कोई हड्डी जुड़े तो इसमें फिट हो सके और इसमें जो है घर्षण जो है बना रहे मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो यही जो हिप बोन का एक सॉकेट जिसमें फीमर अस्थि मतलब जांघ का अस्थि फिट होता है वही एसिटाबुलम कहलाता है। समझ गए? चलिए एंडोमेट्रियम क्या होता है साथियों? तो एंडोमेट्रियम आप लोग को मैं बता दूं, एंडोमेट्रियम आपका गर्भाशय का आंतरिक परत है, मायोमेट्रियम गर्भाशय का मध्यम परत है और आप लोग जानते हैं कि एंडोमेट्रियम जो होता है एरोमेट्रियम जो होता है, एंडोमेट्रियम यह क्या होता है? गर्भाशय का आंतरिक परत है। ठीक है, एक प्रकार की विशिष्ट श्लेष्मक झिल्ली म्यूकस मेम्ब्रेन को द्वारा बनी होती है। एंडोमेट्रियम जो होता है गर्भाशय के आंतरिक परत, यह जो है एक विशेष प्रकार के श्लेष्मक झिल्ली के द्वारा बना होता है और योनि एवं फैलोपियन नलिकाओं के निरंतरता में रहती है। यह जो है वैजिना यानी योनि और जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसके जो है कंटेक्ट में रहता है। ठीक है, यह गर्भाशय के भीतर की मायोमेट्रियम के साथ मजबूती से जुड़ती है। अब ये जो एंडोमेट्रियम होता है यह मजबूती के साथ मायोमेट्रियम जो कि गर्भाशय के मध्य परत है उसके साथ जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, जुड़ी हुई स्तंभाकार उपकला कोलुमनर एपिथेलियर की बनी। यह आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गर्भाशय के एंडोमेट्रियम जो है किस ऊतक के बना होता है, तो स्तंभाकार उपकला यानी कोलुमनर एपिथेलियल ऊतक का बनी हुई 3 से 4 mm के मोटी परत होती है। समझ गए? जिसमें अनेक श्लेष्मक स्राविया ग्रंथि होती है। समझ गए? तो ये चीज़ को आप लोग समझ लीजिए कि एंडोमेट्रियम यही होता है। ओके, चलिए
सूचर्स क्या होता है देख लीजिए। कपाल की अस्थियों में पाए जाने वाली अचल संधियों को सूचर कहते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, सैगिटल सूचर, कोरोनल सूचर, फ्रंटल सूचर और लैम्बोइड सूचर। ठीक है, आपसे पूछेगा एग्जाम में कि सूचर कितने प्रकार के होते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो आपको बताना पड़ेगा 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सैगिटल सूचर, कोरोनल सूचर, फ्रंटल सूचर, लैम्बोइड सूचर। ये सूचर कहाँ होता है? तो सूचर जो है कपाल के जो हड्डी होता है, समझ गए ना, जो स्कल खोपड़ी जो होता है, समझ गए, उसमें जो कपाल है, कपाल के अस्थियों में पाए जाने वाली अचल संधियों को सूचर कहते हैं। समझ गए ना, यह कपाल में पाए जाने वाला अस्थि होता है और कौन सा संधि ज्वाइंट होता है? तो अचल संधि होता है, जिसे हम लोग सूचर कहते हैं। ये 4 प्रकार के सैगिटल सूचर, कोरोनल सूचर, फ्रंटल सूचर, लैम्बोइड सूचर। समझ गए? चलिए, रोट्रेक्शन क्या होता है? रोट्रेक्शन क्या होता है देख लीजिए। निचले जबड़े अथवा शोल्डर गार्डी की धरती के समांतर पीछे की ओर गति करना। रिट्रैक्शन क्या होता है देख लीजिए। निचले जबड़े अथवा शोल्डर गार्डिल की धरती के समांतर नीचे की ओर गति करना। मतलब जो निचला जो जबड़ा है वो और जो शोल्डर जो गार्डिल होता है वो एक धरती के समान दोनों जो है एक समान जो है क्या होगा, पीछे की ओर गति करेगा, तो उससे जो हम लोग रिट्रैक्शन बोलते हैं। ओके, सुपिनेशन क्या होता है देख लीजिए। कलाई की गति जिसमें हथेली सामने या ऊपर की ओर मुड़ती हो। देखिए, जब आपका कलाई सामने की ओर या ऊपर की तरफ मुड़ती हो, ऊपर की तरफ या सामने की तरफ आपका कलाई जब मुड़ता है तो उसे सुपिनेशन बोलते हैं। समझ गए? इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि कलाई की गति जिसमें हथेली सामने, कलाई इस प्रकार से गति करे कि आपका हथेली सामने या ऊपर की ओर मुड़ता हो, तो उसे सुपिनेशन बोलते हैं। ठीक है। प्रोनेशन क्या होता है देख लीजिए। कलाई की गति जिसमें हथेली पीछे या नीचे की ओर मुड़ती हो। ठीक है, कलाई की गति जिसमें हथेली पीछे और नीचे की ओर मुड़ती हो उसे प्रोनेशन बोलते हैं। और सुपिनेशन क्या बोलते हैं? जिसमें कलाई की गति जिसमें हथेली आगे की ओर और ऊपर की ओर मुड़ता हो, तो सुपिनेशन। और प्रोनेशन मतलब कलाई की गति जिसमें हथेली नीचे की ओर और पीछे की ओर मुड़ता हो। समझ गए? तो ये प्रोनेशन। दोनों, सुपिनेशन उल्टा, प्रोनेशन उल्टा है सुपिनेशन का। ठीक है। एलिवेशन क्या होता है देख लीजिए। शरीर के अंग के ऊपर की ओर उठाना। एलिवेशन क्या होता है कि शरीर के अंग को ऊपर की ओर उठाना। एलिवेशन मतलब ऊपर की ओर, और शरीर के अंगों को ऊपर की ओर उठाना ही एलिवेशन कहलाता है। ओके, चलिए, नीचे की ओर क्या होता है? डिप्रेशन, वो वाला डिप्रेशन नहीं जिसमें आदमी व्यक्ति डिप्रेशन में चल जाता है। समझ गए ना? ये डिप्रेशन होता है कि शरीर के अंग को नीचे की ओर करना, डिप्रेशन। और इवेलेशन मतलब एलिवेशन मतलब क्या होता है कि शरीर के अंग को ऊपर की ओर उठाना। ठीक है, और डिप्रेशन मतलब नीचे की ओर करना, मतलब शरीर के अंग को नीचे की ओर करना। तो एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों याद रखिएगा। समझ गए? रिपोजिशन क्या होता है देख लीजिए। रिपोजिशन, इस प्रकार की गति में अंगूठा अपनी समान स्थिति में लौटता है। रिपोजिशन का मतलब होता है कि जैसे ही इस प्रकार के गति होता, ये सब देखिए, ये सब शरीर का गति है कि शरीर किस साइड कब क्या गति करता है, तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो जब रिपोजिशन गति होता है तो अंगूठा जो होता है वह अपने स्थिति में लौट जाता है, समान स्थिति में। ठीक है, चलिए, संधि या आर्टिकुलेशन, संधि या जोड़ क्या होता है देख लीजिए। 2 या 2 से अधिक अस्थियों से संधिबद्ध संयोजन होने की संधि कहते हैं। मतलब संधि होने के लिए, ज्वाइंट होने के लिए, आर्टिकुलेशन होने के लिए 2 अस्थियों की ज़रूरत पड़ती है, तभी तो जुड़ेगा आपस में। वही कहता है कि 2 या 2 से अधिक अस्थियों के संधिबद्ध होने को संधि कहते हैं। समझ गए? जुड़ने को। कुछ जोड़ संधि परक या आर्टिकुलर होते हैं, जैसे कंधे का जोड़ स्कंधास्थि, यह स्कैपुला, क्लेविकल एवं ह्यूमरस अस्थि द्वारा निर्मित संधि है। ठीक है। कुछ नॉन आर्टिकुलर होते हैं जो पेशियों के बीच जोड़ बनाने में सहायक होते हैं, उनको नॉन आर्टिकुलर संधि कहते हैं। ठीक है। देखिए, संधि जो होता है 2 प्रकार से, एक आर्टिकुलर होता है। ए आर्टिकुलर जो होता है जैसे जो है कंधे का जोड़, समझ गए, और कंधे का जो जोड़ होता है वह स्पेकुला, क्लेविकल और ह्यूमरस के द्वारा जो है निर्मित होता है, ए जॉइंट। समझ गए। लेकिन कुछ नॉन आर्टिकुलर होते हैं जो पेशियों के बीच मस्कुलर के बीच जोड़े बनाने में सहायक होते हैं। ठीक है, इसे नॉन आर्टिकुलर संधि कहते हैं। समझ गए। चलिए, कैंडाइल क्या होता है देख लीजिए। कैंडाइल क्या होता है, कॉन्डाइल क्या होता है? इस संधि में उभार बनता है जो अंडाकार होता है तथा उपास्थि से ढका रहता है। जैसे फीमर अस्थि का स्टुलक होता है। समझ गए। जो फीमर अस्थि होता है जांघ का,
उसमें जो होता है अंडाकार जो है क्या होता है, यह जो है बनता है जो उपास्थि से ढका होता है, जैसे फीमर का अस्थि का स्थूलक बनना। ठीक है, समझ गए। कंडाइल क्या होता है, तो यह भी एक ज्वाइंट ही होता है, लेकिन जो होता है यह ज्वाइंट जो होता है यह ज्वाइंट होने पर उभार दिखाता है। समझ गए, उभार मतलब निकला हुआ दिखाई देता है, जो अंडाकार गोलाकार होता है, और यह निकला हुआ जो होता है यह उपास्थि कार्टिलेज से ढका रहता है। समझ गए। चलिए, तो कंडाइल समझ गए। ओके। क्रेस्ट क्या होता है, शिखर या क्रेस्ट किसी अस्थि पर बनने वाला उभार या किसी अस्थि के उन्नत भाग, समझ गए, एविलेटेड रिज भाग को क्रस्ट या शिखर कहते हैं। जैसे टिबिया अस्थि की क्रेस्ट, किनार एवं श्रोणी फलक की क्रेस्ट, समझ गए, आदि। समझ गए। देखिए, शिखर या क्रेस्ट क्या होता है, तो किसी अस्थि पर बनने वाला उभार या किसी अस्थि के उन्नत भाग को क्रेस्ट या शिखर कहते हैं। टिबिया अस्थि की क्रेस्ट, ठीक है, किनार एवं श्रोणी फलक की क्रेस्ट। समझ गए। देखिए, क्रेस्ट के मतलब होता है कि अस्थि पर बनने वाला उभार, उभार समझ गए, या हड्डी के हड्डी पर निकले हुए भाग, यही जो है क्या होता है, शिखर या क्रस्ट होता है, जो व्यक्ति को दिखता है। समझ गए। ये उभार जब हड्डी पर रहता है तो वो दिखता है। समझ गए। जैसे टिबिया जो होता है पैर का, उसमें भी जो है नीचे उभार रहता है। समझ गए। फीसर क्या होता है, तो आप लोग समझ लीजिए, यह दरार या फटन होती है शरीर के किसी भी भाग में, ज़्यादातर यह मलाशय के भाग में होता है, तो मल द्वार के आसपास, तो वहाँ पे जो है ये फीसर जो होता है, तो वहाँ पे फट जाएगा और वहाँ से ब्लड आते रहता है, तो यही फीसर होता है। समझ गए। खाता या फौसा क्या होता है, देख लीजिए, अस्थि की चपटी सतह पर बने गड्ढे वाले भाग को खाता या फौसा कहते हैं। समझ गए। देखिए, कुछ ऐसे अस्थि होता है, अस्थि बोन होता है, जिसके सतह पर या तो चपटी रहेगा या जो है क्या होगा कि उस पर गड्ढा टाइप से धंसा हुआ होगा, तो वो जो भाग होता है वही खाता या फौसा कहलाता है। समझ गए। चलिए, जैसे देखिए यहाँ पे ह्यूमरस बोन में क्रोनोइड फौसा तथा ओलेक्रोन फौसा, समझ गए, ये सब फौसा होता है जो हड्डी पर धंसा हुआ भाग होता है। समझ गए। चलिए, फोरामेन क्या होता है, देख लीजिए, यह एक छिद्र होता है जिसमें से होकर रक्त वाहिनियाँ, तंत्रिकाएँ तथा स्नायु आदि गुजरते हैं। ठीक है। देखिए, फोरामेन एक छिद्र होता है, ठीक है, जिससे होकर ब्लड वेसल्स, रक्तनली, तंत्रिकाएँ मतलब नर्व, ठीक है, और स्नायु, न्यूरॉन्स आदि गुजरते हैं। समझ गए। तो ये जो होता है आपका फोरामेन एक प्रकार के छिद्र होता है, जिससे होकर नर्व्स, ब्लड सेल्स, ये सब गुजरता है। समझ गए। चलिए, फैलिका या फैसेट क्या होता है, फलिका या फैसेट छोटी अस्थियों के सिरों को संधिबद्ध या जुड़ने वाली सतह या स्थान पर एक रचना निर्मित होती है, जिसको हम लोग फैसेट कहते हैं। ठीक है। फैसेट क्या होता है, तो जो छोटी छोटी हड्डी होता है ना, छोटी छोटी हड्डी जहाँ पे जुड़ता है आपस में, उसका जो सिरा, जो हेड होता है, उस पर एक सतह बनाता है, और इस लेयर जब निर्मित होता है तो उसे ही फैसेट कहते हैं। फैसेट क्या होता है, तो जब छोटी छोटी अस्थि जो है संधिबद्ध यानी ज्वाइंट होता है या जहाँ जुड़ता है, तो उसके सिरा पर, ज्वाइंट पर एक रचना निर्मित होता है, जिसे हम लोग फलिका या फैसेट कहते हैं। समझ गए। चलिए, नेक्स्ट देखिएगा, कैपेट या हेड क्या होता है। कैपेट या हेड क्या होता है, तो दो अस्थियों के संधि स्थान पर एक गोलाकार उभार बन जाता है, जिसको हेड कहते हैं। जैसे आप लोग को पता होगा, जैसे आप लोग को देखते होइएगा कि हमारा घुटना है या हमारा केहूनी है, ठीक है ना, जहाँ जहाँ ज्वाइंट है देखते होइएगा, वहाँ पे एक हेड के टाइप के एक जो है गोलाकार टाइप से उभार बनता है। ठीक है। और वही जो उभार होता है वह हेड या कैपेट कहलाता है। समझ गए। जहाँ पे दो संधियाँ, दो हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई होती है, उस स्थान पर गोलाकार उभार बनता है और उसको ही हेड कहते हैं। समझ गए। चलिए, मीटस क्या होता है, देख लीजिए, द्वार, मुख, छिद्र या नलिका का मुख जो है निकास होता है। समझ गए। नलिका, द्वार, मुख, छिद्र या नलिका का मुख निकास होता है। समझ गए। देखिए, मीटस होता है, यह एक जो है क्या होता है, किसी भी ट्यूब का एक ओपनिंग होता है। समझ गए। मीटस वही जैसे मुख है, तो मुख भी एक प्रकार से क्या है, छिद्र ही है। समझ गए। मुख द्वार जो है वह भी एक प्रकार से छिद्र ही है, या शरीर में और सारे कान, नाक, ये सब में भी छिद्र है, तो इस छिद्र का जो निकास है, जो रास्ता है, ये द्वार है, यही जो है मीटस होता है। समझ गए। चलिए, प्रोसेस क्या होता है, प्रवर्धक क्या होता है, देख लीजिए, प्रवर्धक क्या होता है, किसी अस्थि से बाहर की ओर निकला हुआ भाग या उभार जहाँ पर पेशियाँ जुड़ती है
खुरदुरा होता है, जैसे कशेरुकाओं वर्टेब्रा का समतल वाले खुरदुरा भाग होता है, समझ गए। जैसे प्रवर्धक क्या होता है, तो मैं आप लोग को बताऊं कि प्रवर्धक वो जो है स्थान होता है जहाँ पे जो हड्डी आपस में जुड़ता है और वो हड्डी जहाँ बाहर उभरा हुआ निकलता है तो उस पर एक पेशी एक मसल्स जो है जुड़ता है, ठीक है, और वो भाग खुरदुरा होता है, समझ गए, और वही प्रवर्धक होता है। जैसे जो वर्टेब्रा होता है उसके समतल वाले खुरदुरा भाग, समझ गए, वहाँ पे भी ज्वाइंट होगा हड्डियों में और उस पर उभार रहता है वर्टेब्रा पर और वहाँ पे मसल्स जो है जुड़ता है, समझ गए। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्पाइन क्या होता है, किसी अस्थि का खुरदुरा तथा नुकीला उभार वाला भाग होता है। स्पाइन क्या होता है, तो स्पाइन वह जो है अस्थि होता है, अस्थि का खुरदुरा तथा नुकीला उभार वाला भाग। स्पाइन क्या होता है, तो स्पाइन किसी अस्थि का खुरदुरा या नुकीला उभार वाला भाग जो है स्पाइन होता है, समझ गए। फोरामेन क्या होता है, रंध्रक क्या होता है, तो रंध्रक प्रत्येक अस्थि में छिद्रों वाला भाग होता है जिनसे होकर पोषण होता है, समझ गए। अब रंध्रक क्या होता है, तो रंध्रक एक जो है छिद्र होता है जो अस्थियों में एक छिद्र का भाग होता है जिनसे होकर अस्थियों को पोषण मिलता है, समझ गए, तो यही रंध्रक होता है, समझ गए। चलिए अस्थिचूलक इपिकोंडाइल क्या होता है, इपिकोंडाइल क्या होता है, तो किसी कोंडाइल के समीप या ऊपर एक उभार जो समान तौर पर अस्थि बंधन लिगामेंट को संलग्न रखता है उसको एपिकोंडाइल कहते हैं। एपिकोंडाइल क्या होता है, अस्थिचूलक, तो अस्थिचूलक किसी कोंडाइल के समीप या ऊपर एक उभार सा एक उभरा हुआ भाग सा जो समान तौर पर लिगामेंट जहाँ पे अस्थि बंध होता है वहाँ पे संलग्न रहता है उसको एपिकोंडाइल कहते हैं, समझ गए। चलिए खांच या नौच क्या होता है, तो किसी भी अस्थि के किनारे पर गहरे नुकीले कटाव को खांच कहते हैं, ठीक है। देखिए किसी भी अस्थि मतलब कोई भी बोन उसके किनारे पर गहरे नुकीले कटाव को खांच कहते हैं। तो ऐसा बोन जिसके किनारे पर गहरे कटाव हो गहरे नुकीला हो उसी को जो है हम लोग खांच या नाच कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और लास्ट है ग्रुप्स या सल्कस क्या होता है, किसी अस्थि की सपाट सतह पर तंग संकरे अथवा लंबाई में बने गड्ढे को ग्रूव कहते हैं। ग्रुप्स क्या होता है, तो कोई हड्डी है उसके हड्डी पर सपाट फ्लैट सतह है उस पर तंग या लंबाई में बने कोई गड्ढे होगा तो उसी को जो है हम लोग क्या कहेंगे ग्रूव या स्कल्स कहेंगे। जैसे ये हड्डी है फ्लैट हड्डी है, समझ गए। अब इस फ्लैट हड्डी पर एक लंबाई में जो है या एक तंग में जो है गड्ढा बना होगा तो इसी को जो है हम लोग ग्रूव या सल्कस कहते हैं, ठीक है, समझ गए चीज़ को। चलिए तो आपका यहाँ पे समय समाप्त होता है बायो साइंस। बहुत सारे इस वीडियो को समझने के लिए आपको कम से कम 2 बार ज़रूर देखना पड़ेगा, मैं सीधा बता रहा हूँ, क्योंकि जो वर्ड कठिन होता है उसको याद करने में आपको कठिन होगा ही होगा। तो आपको जो है इसको 2 बार देखेंगे तो आपके अंदर नॉलेज आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि किसको क्या बोलते हैं, समझ गए। चलिए बाकी मिलेंगे। अब बायो साइंस यहाँ पर आपका डिफिनीशन भी समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो है चलेंगे क्वेश्चन बैंक की दुनिया में, मतलब कम से कम क्वेश्चन बैंक हम लोग ज़रूर कंप्लीट कर लेंगे कि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो आपका बायो साइंस ख़त्म हो गया। इसी प्रकार से एक एक जो और पार्ट बचा हुआ है डिफिनीशन का तीनों सब्जेक्ट का और वो आ जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग सोमवार से अगले वीक में चलेंगे क्वेश्चन बैंक की दुनिया में। टोटल क्वेश्चन बैंक में जितने भी 7-8 सालों का क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और फिर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।